अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सच के साथ मैं हूँ वसीम अब्बासी। आज 23 तारीख है। ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा करें, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड दौरा है। इस हवाले से बताएंगे कि क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है इस दौरे से, क्या पाकिस्तान को फ़ायदे हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आईफोन आप रखते हैं या इम्पोर्टेड फ़ोन कोई भी यूज़ करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। टैक्स जो है वो आप किस्तों में भी जमा करा सकते हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी को भी कम कर दिया गया है, तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा कीमतों पर, क्या एक खबर आ सकती है, इस हवाले से बात करेंगे। तीसरी खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान दरमियान में आ गए आज़ाद कश्मीर के मामले में सालसी के लिए, और उनकी सालसी कितनी कामयाब हो सकती है, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अपडेट्स बताते रहें पाकिस्तान में और गिरदोनवा में क्या हो रहा है और पाकिस्तान को कैसे मुतासिर कर सकते हैं। अच्छा जी, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान अपने साथ एक बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन लेके पाकिस्तान पहुँचे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट विज़िट है तशक्कुर पाकिस्तान के नाम से। और एक वेबसाइट के मुताबिक ईरान के सदर ने ये कहा है कि मुझे सुप्रीम लीडर ने हुक्म दिया था कि फौरी तौर पे आप पाकिस्तान पहुंचकर पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करें, जो डील हुई है अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो उस हवाले से वो पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान के अवाम का बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आए हैं जब तो उनको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वार्म वेलकम किया गया। जहाज़ों ने, PF के जहाज़ों ने उनको एस्कॉर्ट किया, JF-17 थंडर ने जहाज़ पे ही उनको वेलकम किया। फिर उसके बाद जी, जहाज़ तो हमारे पास हैं, वो हम दिखाते भी हैं सबको माशाल्लाह। उसके बाद जनाब 21 तोपों की सलामी दी गई और पाकिस्तान की पूरी क़यादत, सदर, वज़ीर-ए-आज़म, इवन बिलावल भुट्टो, पूरी पाकिस्तान की काबीना एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए मौजूद थी। वहाँ पर जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने छतरी जो है वो उठाई और उनके सर पे रखी ताकि वो उनको गर्मी धूप ना लगे, और उन्हें फ्लाई पास भी देखना था थोड़ा, तो उसके हवाले से तो ये भी बहुत अनप्रेसिडेंटेड, बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनको वार्म वेलकम मिला। इस्लामाबाद की सड़कें जनाब सजी हुई थी। हमारा क्या हाल हुआ ये मत पूछें कि इस्लामाबाद के लोगों को बड़ा मसला हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदिश थी, सड़कें सारी बंद थी और जो रास्ते थे वो काफ़ी जगहों पे बंद थे। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई थी। अभी भी मैं फंसा हुआ हूँ, दफ्तर से व्लॉग इसीलिए कर रहा हूँ, घर नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन खैर, कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना यार, बड़े कामों के लिए छोटी कुर्बानी कोई बात नहीं। अच्छा, इस विज़िट के दौरान उनकी आर्मी चीफ से अलग मुलाकात हुई है, फील्ड मार्शल से, फिर उसके बाद सदर से अलग मुलाकात हुई है, और फिर प्राइम मिनिस्टर से। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर से वफूद की सतह पर अलग बात होनी है, उसमें भी फील्ड मार्शल मौजूद हैं, उसमें जनाब हमारे वो भी मौजूद हैं। जो बायलैटरल बात हुई है उसमें वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो भी आज एयरपोर्ट पे गए हुए थे, बड़ी अच्छा लगा कि चले वो भी अपनी शरीक हो रहे हैं उसमें। और फर्स्ट लेडी भी थी आसफ़ा भुट्टो, वो भी आई हुई थी सदर के साथ। बहरहाल, यानी पाकिस्तान ने, लग रहा था माहौल से कि यार, ये नहीं लग रहा था कि कोई दो तरफ़ा डिप्लोमेटिक इवेंट है, बल्कि एक फैमिली गैदरिंग है। सारे आए हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, सारे एक बरादराना किस्म का माहौल बन रहा था, बड़ा अच्छा सा। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात कभी भी इतने गर्मजोश नहीं थे। शाह के दौर में पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात अच्छे थे, मगर उसके बाद ताल्लुकात में कई दफ़ा दरारें आईं, थोड़ी-सी एक दूसरे से तल्ख़ियाँ, तिश्नगियाँ, मतलब कहते रहे एक दूसरे को ब्रदर ब्रदर मुल्क। लेकिन देखें आप, 2023 या 24 में ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक अटैक भी किया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने फौरी तौर पे जवाब दिया था, शाम को फिर ब्रदर ब्रदर हो गए थे। लेकिन जो जून 2025 में एक हमला किया था इसराइल ने ईरान पर, उसके बाद से जो पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, और जिस तरीके से पता चला, तो वहाँ ईरान में भी रायमा बदली है, और ईरान में पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान दिल से कहा गया। क्योंकि इससे पहले आपको पता है उन्होंने पोर्ट भी बनाई हुई थी पाकिस्तान, चाबहार पोर्ट, इंडिया के साथ मिलके। इंडिया के साथ तजारत बहुत बड़ी हुई थी, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में। ईरान में ये तासुर था कि पाकिस्तान शायद अमेरिका के बहुत करीब है और इनके इतना करीब नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये तासुर दिया हुआ था। लेकिन बहरहाल, अब जो है ये सारे तासुर बदल चुके हैं। सुप्रीम लीडर कह रहे हैं शुक्रिया अदा करो, सदर आ रहे हैं उनके। अच्छा, सदर अकेले नहीं आए, सदर आए हैं, उनके साथ वज़ीर ख़ारजा भी हैं बासर आक़ची, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर भी उनके साथ आए हैं, एग्रीकल्चर के भी आए हैं, अर्बन डेवलपमेंट के, कंस्ट्रक्शन के भी मिनिस्टर आए हैं। तो गोया अच्छा खासा एक वफ़द लेकर आए हैं, और कहा जा रहा है कि जी इसमें पाकिस्तान और उसके दरमियान एनर्जी कॉपरेशन की बात होगी, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन की रिवाइवल की बात होगी, पाकिस्तान और ईरान के बायलैटरल ताल्लुकात को बढ़ाने की बात होगी। दोनों ममालिक चाहते हैं, अभी कोई तजारत 2 से 5 बिलियन के करीब है। दोनों चाहते हैं कि इसको पहले $5 बिलियन पे लेके जाएँ, 2 से, फिर उसके बाद $10 बिलियन तक लेके जाएँ। अब ईरान में चूँकि पाबंदियाँ हट गई हैं, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाकायदा ऑर्डर जारी किया जिसके तहत ईरान किसी को भी तेल बेच सकता है, सिवाय 2-3 ममालिक जो शुमाली कोरिया वगैरह है, सबको तेल बेच सकता है, और ईरान पाकिस्तान के साथ भी तजारत कर सकता है। तो गोया अब अपॉर्चुनिटीज़ का एक तूफ़ान आएगा, एक यानी एक लामुतनाही सिलसिला शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान के पास बहुत सारे मौके होंगे, ईरान के पास भी बहुत सारे मौके होंगे, बायलैटरल कॉपरेशन बहुत बढ़ेगा, दोनों ममालिक के दरमियान एक एतमाद का भी बहुत बड़ा रिश्ता पैदा हो गया, सिक्योरिटी का भी ताउन होगा। तो मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत सारी पैदा हो रही हैं, और पाकिस्तान ही खलीजी ममालिक को ईरान के करीब लाने के लिए भी कोशिश करेगा।
जॉब्स क्रिएट होंगी। जब ईरान में रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू होगा तो पाकिस्तानी मैन पावर भी उधर जा सकेगी और उसमें हिस्सा ले सकेगी। पाकिस्तान के पास एक्सपर्टीज़ हैं सॉफ्टवेयर के शोबे में, आईटी के शोबे में, मेडिकल के शोबे में, बाकी कई शोबाजात में, तो वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर सकता है। पेट्रोलियम के मसनूआत आना, उसके अलावा गैस वहाँ से सस्ती मिलना। तेल के हवाले से कहा जाता है कि जी पता नहीं पाकिस्तान और ईरान में जो तेल इस्तेमाल होता है उसमें फ़र्क है। पाकिस्तान की रिफाइनरीज इतनी जल्दी साफ़ नहीं कर सकती, उस तरीके से नहीं कर सकती। लेकिन ईरान आप देखें बलूचिस्तान में तो पूरा यूज़ हो रहा है। शायद बलूचिस्तान में स्मगल होके क्रूड फॉर्म में नहीं आता बल्कि रिफाइंड ऑयल आता है, तो इस वजह से वो यूज़ हो जाता है। बहरहाल पाकिस्तान की रिफाइनरीज़ को इसमें चैलेंजेस होंगे, लेकिन आप अपॉर्चुनिटीज़ का हिसाब नहीं लगा सकते जितना होगा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त दौर है, पूरी दुनिया इसको देख रही है और ईरान में इसको बड़ा अच्छा देखा गया है। ईरान की जो इरना एजेंसी है, मैं उसको देख रहा था, वो कह रहे थे कि बड़ा तारीखी वेलकम किया है पाकिस्तान ने, बड़ी सिंसियरिटी से वेलकम दिया। अब ऐसे मौके पे इन लोगों के लिए भी बहुत हुआ है जो पाकिस्तान को ताने देते थे ईरान के हवाले से। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो कहते थे पाकिस्तान ने ईरान को बेच दिया, ईरान को पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं, ईरान पाकिस्तान नहीं आना चाहता। सदर आ गया यार, सदर आ गया है, पूरी काबीना को लेके आ गया है, आपको पूरा तशक्कुर कर रहा है। कोई तो खुदा का खौफ करो। कोई तो ऐसे लोगों को ऐसे सच के तमाचे लगते हैं फिर भी इनको शर्म नहीं आती। मैं हैरान होता हूँ। बहरहाल ये खुशाइंद बात है और इससे ये भी साबित होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, फील्ड मार्शल ने, प्राइम मिनिस्टर ने ईरान को नहीं बेचा था, ईरान को कुछ एहसान ही किया था जिसकी वजह से ईरान की पूरी क़यादत यहाँ पे शुक्रिया अदा करने आई है। तशक्कुर पाकिस्तान हो रहा है हर तरफ। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक सतह पर हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। पता नहीं चूंटियाँ काट काट के ख़ुद को देख रहे हैं कि ये वही पाकिस्तान है कुछ साल पहले जिसको बिल्कुल दुनिया में एक पराया स्टेट समझा जाता था। अब माशाल्लाह उसको पूरी दुनिया उसको इतनी लिफ्टें करा रही है कि एक मुल्क आ रहा है, दूसरा आ रहा है, फिर दुनिया में एक अमन का एक पैगाम्बर समझा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं जी दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर ये है कि जी बजट कौमी असम्बली से पास हो गया। बिलावल भुट्टो तो उधर भी पहुंच गए थे, गिलगित की हुकूमत मिल गई, वहाँ पे उनके अमजद साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, एडवोकेट साहब, और प्राइम मिनिस्टर ने उनको मुबारक भी दे दी। तो अब बजट तो पास होना ही था। बजट पास हो गया। बजट में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। एक तब्दीली जो सबके इंटरेस्ट की है, आप सबके जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, वो बड़ी अच्छी हुई है। इतनी भी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन थोड़ी सी अच्छी ज़रूर हुई है। उसमें मैंने कासिम गिलानी ने बड़ी कोशिश की थी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि चेयरमैन सेनेट हैं और साबिक़ प्राइम मिनिस्टर उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा था कि यार आईफ़ोन जो है एक लग्जरी आइटम नहीं है। लोगों को अपनी कंटेंट क्रिएशन के लिए और चीज़ों के लिए चाहिए होता है। स्मार्टफोन से पाकिस्तान में आईटी का काम होता है, इसलिए आईफ़ोन को आप लग्जरी का टैक्स ना लगाएं, उसका टैक्स कम करें। बड़ी कोशिश की, बेचारों ने पूरा साल कोशिश की, लेकिन उनको कम से कम कुछ कामयाबी ज़रूर मिली कि इस पे जो रेगुलेटरी ड्यूटी होती है उसमें 20% कमी की गई है बजट में। और बजट के अब डॉक्यूमेंट सामने आ गए, मैं देख रहा था कि उसमें बाकायदा तौर पे तरमीम करके ये लिखा गया है कि आप जो आईफोन के ऊपर जो आप टैक्स देते हैं, 2 लाख तक टैक्स होता है आईफोन जो 17 प्रो है, मैक्स है, तो उस टैक्स को आप 12 किस्तों में दे सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी कि अब आप अगर जुलाई आ रहा है तो उसमें आप टैक्स दें और 12 किस्तें उसकी करवा लें। तो अब अगर 2 लाख टैक्स है तो 12 किस्तों में होके आपको देखें ना, आपको 15-16 हज़ार रुपये किस्त पड़ेगी महीने की। आप आराम से अपना फ़ोन यूज़ कर सकेंगे। यानी कि फ़ोन आप 3 लाख का लेके आप काम करना शुरू कर देंगे, बजाय इसके कि आप 5 लाख का, 5.5 लाख का फ़ोन लें। तो ये बड़ी सहूलत मिल जाएगी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन चाहते हैं और जिनको इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। रेगुलेटरी ड्यूटी में जो कमी हुई है वो बहुत बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि इस पर कोई 4-5 तरह के टैक्स हैं। जीएसटी है, लग्जरी टैक्स है, फलां है, फिर रेगुलेटरी ड्यूटी है। तो रेगुलेटरी ड्यूटी जो हाई एंड फ़ोन है उन पे भी 40-50 हज़ार रुपये है। उसमें 20% कमी कितनी होगी? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20% कमी 10 हज़ार रुपये की हो जाएगी, 15-20 हज़ार रुपये की। तो 15-20 हज़ार रुपये का फ़ायदा है, वो कोई इतनी बड़ी फ़ायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल ये जो किस्तों वाली बात है ये बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, बिल की लैंग्वेज है, इसलिए अगर आप किस्तों पे लेना चाहते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि फाइनेंशियल ईयर होता है जून से लेके जून 31 से अगले साल जून 1 तक, जुलाई 1 तक। तो इस 12 महीने के अंदर अंदर आपको किस्त देनी पड़ेगी। जब आपने लिया उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लेना पड़ेगा। मतलब अगर जुलाई में आप लेंगे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, 12 किस्तें होंगी, यानी कि 2 लाख की 12 किस्तें बन जाएंगी, छोटी छोटी 12 टुकड़े अपने वो पे करनी है। अगर अगस्त में लिया तो 11 किस्तें बनेंगी और वो थोड़ी बड़ी होंगी। सोचें, और करते करते अगर आप जनवरी या मई में जाके लेते हैं तो सिर्फ 2 किस्तें बनेंगी, 2 लाख की, 1 लाख की किस्तें हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको लेना चाहिए फाइनेंशियल ईयर जुलाई में शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर जनवरी में नहीं शुरू होता। तो फाइनेंशियल ईयर के शुरू में लें और 12 किस्तें दें और फिर इसका फ़ायदा उठाएं। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है, मैं समझता हूँ इसको वेलकम करना चाहिए। और आईफोन वालों के लिए कम से कम कुछ
بارش کا خطرہ ہے، آگے اور بھی بہتری آئے گی۔ اچھا جی، آخری خبر ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ JUI کے سربراہ ہیں اور بڑے گھاک سیاستدان ہیں، ان کے والد صاحب نے 73 کا آئین بنایا تھا، انہوں نے 1973 کے آئین کے تناظر میں بہت ہمیشہ سے کہا ہے، اس کو ایک ضرب المثل بن گئی ہے کہ 73 کے آئین کے تناظر میں یہ کہتے ہوتے ہیں، کیونکہ آئین کو پسند کرتے ہیں، محب وطن بھی ہیں، پاکستان کی بڑی جماعت کے مالک ہیں، بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں، پاکستان کے پورے چاروں صوبوں میں ان کی جماعت ہے، کشمیر میں بھی ہے۔ اب انہوں نے آج ایک پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے جو کشمیر کی عوامی یکجہتی کمیٹی ہے اس نے رابطہ کی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس نے مجھے رابطہ کیا ہے، اس کی لیڈرشپ نے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ ہم ثالثی کروائیں۔ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، میں چاہتا ہوں اس سچویشن کا کوئی حل نکلے، کوئی پاکستانی خوش نہیں ہے اس بات پہ کہ یہاں پہ یہ حالات رہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی ثالثی ہو جائے، مگر اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے دن بھی ہیں، حالات بھی خراب ہیں، تو اس کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی دھرنا ختم کرے۔ تو مولانا نے دھرنا ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اب بال جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کورٹ میں، انہوں نے کہا اگر دھرنا ختم کریں گے تو میں دونوں طرف چاہوں گا، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان بات چیت کروائیں گے، وفاقی حکومت اور ان کے درمیان بات چیت کروائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب ایسی اس نرم جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے، کچھ ایشورنسز ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ضرور ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو یعنی کہ مولانا کی ثالثی اگر چل گئی تو معاملہ حل ہو جائے گا، اور اس میں ان کو ادھر سے بھی ایشورنسز ہیں، ادھر سے بھی ایشورنسز ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنا دھرنا ختم کرتی ہے، اگر وہ دھرنا ختم کرتی ہے تو مولانا ان کو کچھ کنسیشن لینے پہ تیار ہو جائیں گے، اور کنسیشنز کیا ہو سکتی ہیں، مثلاً 12 سیٹیں ہیں تو اس میں سے 8 کر دیں، 6 کر دیں، کچھ اس طرح کر دیں۔ اور میں نے جو سنا ہے اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس طرح کے کمپرومائز پہ تیار ہے، کیونکہ کتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس دفعہ وہ نہیں ہوا کہ مظفر آباد پہ قبضہ ہو جائے یا اسٹینڈ اسٹل کی ایسی کیفیت ہو جائے جس سے زندگی مفلوج ہو جائے اور وفاقی حکومت پہ گھٹنوں پہ آ کے ان کو فوراً معافی مانگ لے، وہ نہیں ہوا۔ مگر جو ہوا وہ بہت غلط ہے، افسوسناک ہے، جتنا وائلنس بھی ہوا۔ میں سمجھتا ہوں یہ والا معاملہ ٹھیک ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں اور کچھ لوگ کی بنیاد پہ معاملہ ختم کریں، تو مولانا صاحب جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر میں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور جو سارا ہو رہا ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لوگوں کے رابطے نہیں ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں وہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، ان کے بیٹے یا کوئی ان کے رشتہ دار ہیں وہ الیکشن بھی لڑنا جا رہے ہیں، ان کو امیدوار بھی ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، ان کے ریلیٹیوز وہاں پر بڑی پوزیشنز پہ ہیں۔ تو یعنی کہ کشمیر اور پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ ایسا گہرا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایسا، کاروبار ادھر ہیں، لوگ ادھر ہیں، کاروبار ادھر ہیں، لوگ ادھر ہیں، یعنی یہ بالکل آپس میں یک جان دو قالب ہیں۔ تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ جو علیحدگی پسند ہیں ان کی کوئی بہت اکثریت ہو گئی اور یا وہ ان کی کوئی بات مانی جائے، اسی لیے ریشنل سوچ اپنانی چاہیے، اور غدار اور ملک دشمن اس طرح کی کوئی بات کرنے کے بجائے بھائی بھائی بن کے بات کریں اور معاملے کو ختم کریں، رفع دفع کریں، پاکستان کے وسیع تر مفاد کو دیکھیں یار، کہ اس ملک کو جڑ کے رہنا ہے۔ جب پوری دنیا میں اللہ نے ہمیں عزت دے رکھی ہے تو ہم سارے بھائی جڑ کے رہیں اور اس عزت کو ہضم کرنے کے سلیقہ پیدا کریں، تو یہ بڑی اچھی بات ہو جائے گی کہ کم از کم یہ سلیقہ جو ہے ہمیں آ جائے گا۔ چلتے چلتے آخری بات جو چھوٹا منہ بڑی بات والی ہے، جو وہ یہ ہے کہ مجھے مولانا یونس صاحب نے جو مدینہ میں مقیم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کیا کرو جو اللہ اور رسول کی ہو، آپ اپنی باتیں، سیاست کی باتیں تو کرتے ہی رہتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ میں ضرور کروں گا۔ اب انہوں نے مجھے جو سورہ اخلاص ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی صورت ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن مجید ہے، یعنی کہ اگر آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، انہوں نے مجھے بتایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ نا 1/3 قرآن پڑھ کے سویا کریں، تو صحابہ کرام تھوڑے پریشان ہوئے کہ 1/3 قرآن کا مطلب ہو گیا 10 سپارے رات کو، ہر رات کو پڑھ کے سویا کریں۔ انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہیں، میرا مطلب ہے اگر ایک دفعہ آپ قل هو اللہ احد پڑھ لیں تو آپ کو 1/3 قرآن کا ثواب ہوگا، تو رات کو سوتے وقت ضرور پڑھیں۔ اس صورت میں توحید کا، پورے اسلام کا نچوڑ ہے، کیوں اس کو 1/3 کہا گیا ہوگا؟ آپ سوچیں کیا صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، یہ جو تثلیث کا نظریہ تھا عیسائیوں کا، اس سب کو کہ نہ بھائی وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی یہ ہیومن کمزوریوں اور ان چیزوں سے وہ پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء کہا جاتا ہے، اس کی طرح کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ یکتا، اکیلا، ایک، بے نیاز، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد
وهو على كل شيء قدیر۔ تو یہ پورا میسیج توحید کا ہے، اس پوری جو قرآن کی سورت ہے سورہ اخلاص، اس کا میسیج توحید کا ہے اور بہت ہی شفا والی ہے، بہت پوری کتاب انہوں نے مجھے بھیجی ہے، اس میں سے کچھ پڑھ کے آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن ابھی میں نے رات کو سونے کا ایک معمول ہے کہ آپ بھی ضرور کم از کم، جب صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی، تو کم از کم ایک کام تو آپ کر لیں، مجھے بھی ثواب ہو جائے گا۔ میں ضرور کوشش کرتا ہوں، کہ 3 دفعہ پڑھ لوں، 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب کے قریب مل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا مغز ہے توحید۔ آیا اسلام کس لیے تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں۔ قرآن میں بار بار کہا گیا، عیسائیوں کے اس نظریے کو کہا گیا کہ یہ لوگ کیسی بات کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں جس سے پہاڑ ٹوٹ جائیں، کہ آپ نے ایکیوز کر دیا ہے کہ وہ کسی کا باپ ہے یا حضرت عیسیٰ ان کے بیٹے ہیں۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کی شان کو آپ نہیں سمجھ پا رہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر کو نہیں پہچان پائے آپ۔ تو یہ بات ہے۔ تو سورہ اخلاص کا تو میسیج پورا توحید ہے، جو کہ اسلام کا میسیج ہے، جو کہ ہم سارے موحد ہم سمجھتے ہیں ہمارے مذہب میں، اور باقی مذاہب میں یہی تو فرق ہے کہ ہم توحید کے قائل، ہم اس اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں ساری تبلیغات، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی شرک نہیں۔ تو یہ سب میسیج ہے۔ تو قل هو اللہ احد کو سمجھ کے پڑھیں، مزہ بھی آئے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے ہیں آج کا سچ۔